ओके जी, आज जो हमने चैप्टर रिवाइज करना है वो है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन बता देनी। इसका पहले ही लॉन्ग क्वेश्चन है कूलम्स लॉ। तो बेटा ये कूलम्स लॉ क्या होता है आपको पता है। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, अब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी हटाते कांस्टेंट आता है, उस केस में हमारे पास के कांस्टेंट आ गया और उसकी वैल्यू हमें पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की भी हमें वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक हो गया, यही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 3.1416 और ये सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक हो गया, अब इसी चीज़ को हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें, क्योंकि देखिए हम के की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करके लिख सकते हैं। जब के की वैल्यू लिखेंगे चार्ज 1 और 2 के लिए अगर हम करें तो फोर्स 1 2 और के की ये वैल्यू आ गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर। और बेटा ये जो है मैंने यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया R12, यानी कि अगर जब भी हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो बेटा यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन तो आपको बतानी पड़ती है ना, उस वजह से ये मैंने R12 की फॉर्म में लिख दिया। ठीक हो गया, अगर 2 1 फोर्स होगी तो जाहिर सी बात है यूनिट वेक्टर भी 2 1 वाला होगा। लेकिन आप देखें यहाँ पे अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग देखूँ ना, यहाँ पे अगर एक डायरेक्शन है तो दूसरी जो डायरेक्शन अगर 1 2 पे लगा रहा है तो ये हो जाएगी R12 यूनिट वेक्टर, और अगर 2 1 पे लगा रहा होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसलिए मैंने कह दिया जो R21 है वो माइनस मतलब है उलट डायरेक्शन में होगी R12 के हिसाब से। ठीक हो गया, और यही मैं इसी अब फॉर्मूले में पुट भी करूँ तो मुझे एक रिजल्ट मिलता है कि दोनों फोर्सेस इक्वल तो हैं, बस एक माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने लिख दिया F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21 दोनों की वेक्टर फॉर्म। यही चीज़ हमें क्या बता रही है, कूलम लॉ जो है इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेटा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में तो यही है ना कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो देखें ये भी आपस में इक्वल ही है, ये देखें इक्वल ही है, लेकिन माइनस की वजह से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपका। आगे बेटा कुछ डेफिनेशंस हैं आपकी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन होगी, आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। आगे आ जाए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। बेटा देखें आपने ये बताना है कि जो फोर्सेस हैं ये किस किस तरह एक्ट करती हैं, इनकी फिगर आउट करना है आपने। जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो आपको पता है पॉजिटिव जो है ना सारी फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकालता है। ठीक हो गया, रेडियली आउटवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज होते हैं तो इसकी सारी फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड होती है। ठीक हो गया, अगर लाइक चार्जेस आ जाए जैसे पॉजिटिव आ जाए चाहे नेगेटिव आ जाए तो देखिए ये क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो कुछ टाइम के लिए वो आगे गया लेकिन उसने देखा आगे फिर से एक पॉजिटिव चार्ज है, वो मुड़ना शुरू हो गया। ठीक हो गया, सेम इसका केस भी यही है। ये पॉजिटिव भी फील्ड लाइन बाहर की तरफ ही निकाला था लेकिन जब आगे गया उसने देखा आगे भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ही है, वो अगेन बैंड हो गया। तो देखें बैंड हो गया लेकिन सेंट्रल पॉइंट जो है वो ब्लैंक रह गया, खाली रह गया, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल जोन। ठीक हो गया, आगे आ जाए अनलाइक चार्जेस। अनलाइक मतलब किस लाइक नहीं होंगे, सारी सी बातें ऑपोजिट होंगे। फिर पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपको पता है नेगेटिव जो है वो फील्ड लाइन उसकी इनवर्ड होती है जैसे मैंने आपको यहाँ पे शो करके बताया, और पॉजिटिव है उसकी आउटवर्ड होती है जैसे हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा है। तो देखें ये पॉजिटिव बाहर निकालेगा, नेगेटिव अंदर कैप्चर करेगा। ठीक हो गया, तो देखें पॉजिटिव से सारी फील्ड लाइन नेगेटिव की तरफ ही जा रही हैं। अब कुछ बैंड हो जाएंगी, इस तरह से बैंड होती हुई जाएंगी, लेकिन बेटा कुछ जो है ना वो जब ज़्यादा रेडियस बढ़ता ही जाता है ना इनका, तो यहाँ पे फील्ड लाइन ना टूटना शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, सेंट्रल पोर्शन में फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, आगे आपने इसी की कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। ये तो सबको पता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती है। बेटा किसी भी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट लेते हैं ना तो वो टेंजेंट क्या बताता है, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा होता है। ठीक हो गया, नो टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, आपको पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ ही कोई अपना डायरेक्शन शो कर रहा होगा। ठीक है, या एक पॉजिटिव मल्टीपल नेगेटिव के साथ नहीं जा सकता ना, और दूसरा ये लाइंस जो है एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, लाइंस जहाँ पे क्लोज होंगी वहाँ फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लाइंस जहाँ पे दूर होती जाएंगी वहाँ पे फील्ड बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसके आपने डेफिनेशन फार्मूला कर लेना शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। देखें आपके पास क्या है, सरफेस है, कोई भी सफेरिकल सरफेस ले लें। तो देखें मैंने भी सफेरिकल सरफेस ले ली, इनक्लोजिंग का चार्ज यानी चार्ज उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ये देखें मैंने भी एक चार्ज ले लिया उसके अंदर पड़ा हुआ है।
अब देखें, मुझे पता है कि ये जो सफ़ेयर है ना, ये जो है बहुत कर्व शेप का है। तो आपको पता है हमारी जहाँ पे कर्व चीज़ें आना शुरू हो जाए वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम छोटे छोटे पैचेस बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये छोटे छोटे पैचेस जो हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लग रहे होंगे। अब हर पैच का आप अलग अलग से फ्लक्स फाइंड आउट कर लें। तो पहला जो है यहाँ पे देखें, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है ना, क्योंकि देखें पॉजिटिव है, हमेशा फील्ड लाइन आउटवर्ड ही होंगे। इसका जो यूनिट वेक्टर एरिया है ना, वो भी आपका आउटवर्ड ही होगा। दोनों के दरमियान में एंगल 0। तो देख लें, अब मैं आपके पास बताती हूँ। फ्लक्स जो है मैंने बेटा 0.1 0.2 अलग अलग नहीं किया, मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि आपको पता ही है 0.1 का देखें ई डॉट ए होता है ना, तो E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2। अब डॉट हटाया तो कॉस थीटा आता है, और थीटा मुझे पता है वो 0 डिग्री है। तो यहाँ पे भी 0, हर पॉइंट के लिए मैंने फिर 0 पुट करना शुरू कर दिया। बेटा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, हर पॉजिटिव चार्ज के लिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सारी सेम होंगी। तो मैंने कह दिया कि E1 E2 E3 EN ये सारे किसके इक्वल हैं, E के। तो देखें ये भी E1 था, ये भी E2 था, ये EN था, ये सारे E मैंने बाहर निकाल लिए। अंदर क्या बचेगा, cos 0 तो आपको पता है 1 होता है, तो अंदर बचा डेल्टा A1 A2 प्लस ऑन कहाँ तक AN। तो बेटा ये सारे एरिया ही है ना, तो मैंने इनको बोल दिया ये सरफेस एरिया ऑफ अ सफ़ेयर है, और साथ में मैंने ये लिख दिया। अब मुझे ई का फार्मूला भी बेटा पता है, एरिया ऑफ अ सफ़ेयर का फार्मूला भी पता है। मैं क्या करूँगी, उनकी जगह उनकी वैल्यूज़ पुट कर दूँगी। ठीक है, ई की वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε0 Q/r², और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। 4π और r² देखिए कैंसिल हो गया, बचा क्या, Q/ε0। ठीक हो गया, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आ जाएगा किसका, स्फेरिकल सरफेस का। आगे देखें, आगे है गासेस लॉ। बेटा ये भी आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। आगे एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ जो है बेटा वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है, चाहे पहली है, चाहे दूसरी है, चाहे तीसरी, जो भी है आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अब देखिए पहली जो है, इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। मैं ये इसलिए नहीं करवा रही, एक तो आप लोगों ने किया भी हुआ, दूसरा मैं आपको सेकंड वाली करवा रही हूँ, उसी से आपकी ना फर्स्ट वाली भी खुद ही क्लियर हो जाएगी और थर्ड वाली भी। ठीक हो गया। तो सेकंड क्या है, इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। बेटा इनफाइनाइट है ना, तो देखिए मैंने इनफाइनाइट शीट का ना कुछ पार्ट कंसिडर कर लिया। अब उसके अंदर मैंने एक सिलेंड्रिकल गासियन सरफेस डाल दी। ठीक हो गया। अब देखें गासियन सरफेस की ना यहाँ पे 3 सिचुएशन है। एक तो ये देखें, ये इसका लोअर एंड कह लें, ये इसका अपर एंड कह लें, और ये वाला जो पोर्शन है ना थर्ड पॉइंट, ये कर्व पाथ कह लें इसका। ठीक है, अब बेटा आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान में एंगल देखना होता है। तो देखिए यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, इसका वेक्टर एरिया भी आउटवर्ड, यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, वेक्टर एरिया भी आउटवर्ड। तो इसमें भी एंगल हमारे पास 0 आ जाएगा, इसमें भी एंगल 0 आ जाएगा। लेकिन सेंट्रल पोर्शन में क्या हो रहा है बेटा, सेंट्रल पोर्शन में ना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, मैं कह सकती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। ठीक हो गया। तो बेटा पहले सिर्फ 0.1 का रिजल्ट आएगा, 0.2 का रिजल्ट आएगा, और 0.3 में जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो ऐसा लगता है कि फ्लक्स भी नहीं होगा। मज़ीद हम देख लेते हैं। देखिए फ्लक्स का फार्मूला होता है, फ्लक्स का फार्मूला होता है E डॉट A। तो डॉट हटाते हैं cos थीटा आता है, और आपको पता है 0.1 पे एंगल बना था 0, थीटा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 0, cos 0 दबाया तो आया 1, EA रिजल्ट आ गया आपके पास। ठीक है, सिमिलरली हमने 0.2 का भी किया, उसमें भी हमने देखा 0 था और हमारे पास रिजल्ट आ गया। 0.3 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो E की जगह आप 0 पुट करेंगे तो फ्लक्स आपके पास टोटली 0 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करना है 0.1 2 और 3 का। तो देखिए 0.1 2 और 3 का मैं टोटल करने लगी हूँ, तो EA और 0 यही रिजल्ट आया ना, दोनों को कंबाइन एडअप किया तो हमारे पास क्या है 2EA। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स आपने भी थोड़ी देर पहले ही निकाला है, वो किसके इक्वल था, Q/ε0। मैंने भी उसकी जगह क्या लिख दिया, Q/ε0। बेटा ये जो Q है ना, ये हमारे पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा A। ये अब आपने याद रखना है, Q किसके इक्वल है, सिग्मा A के। उसकी जगह मैंने सिग्मा A लिखा, और यहाँ पे क्या था 2EA, A से कैंसिल हो गया, बचा क्या, σ/ε0 2E। अब मुझे तो सिर्फ E चाहिए, तो 2 इधर आके डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो ये बन जाएगा E = σ/2ε0, और R यूनिट वेक्टर, और इसके ऊपर वेक्टर मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है,
अच्छा बेटा, और इसकी थर्ड एप्लीकेशन देखें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट। ये भी अब आप कर लेंगे, या बुक से देखेंगे ना, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आगे बेटा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपने उसकी डेफिनेशन करनी है। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये तो आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, और इसका रिलेशन आपने याद करना है, E = माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। फिर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और बेटा ये तकरीबन ऐसे ही है जैसे आपने फर्स्ट ईयर में एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था ना, ये उसी से रिलेटेड है, उस टाइप का ही क्वेश्चन है, ये आपसे हो जाएगा। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये भी शॉर्ट है। कैपेसिटर क्या होता है बेटा, ये भी आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। आगे देखिए, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो Q = CV रिलेशन पता है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है ना, तो आपको C ही फाइंड करना है, C = Q/V। अगर आपको Q पता चल जाए और V पता चल जाए तो आप सिर्फ इस रिलेशन में पुट करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बेटा अभी मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था Q = σA होता है। अगर कैपिटल आ गया तो कोई इतना इशू नहीं होता, इसका मतलब है टोटल चार्ज की बात हो रही है, σA। ठीक हो गया, यानी कि एक रिलेशन है, Q की तो वैल्यू आ गई। अब फाइंड क्या करना है, V। तो V = ED पता है आपको, और E अभी अभी आपने फाइंड करना है, वो कितना है, σ/ε0। ये बेटा ऑपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट जो है ना, ये उसी में से रिलेशन आएगा आपके पास, σ/ε0 और D एज इट इज़। तो V का हमारे पास टोटल रिजल्ट क्या आ गया, σD/ε0, σD/ε0। Q भी आ गया, V भी आ गया, दोनों की वैल्यूज इस इक्वेशन A में पुट कर दें। तो देखिए मैंने पुट की, सिग्मा से कैंसिल हो गया, A/D/ε0, और आपको पता है जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो A/ε0/D। ये आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। लेकिन बेटा अगर मीडियम आ जाए, कोई भी प्लेट्स के दरमियान में कोई मीडियम आ जाए, तो उसके लिए सिर्फ आपके पास ये और बढ़ जाता है, ε0 के साथ εr का इजाफा हो जाता है। ठीक हो गया। और अगर आप मीडियम की और वैक्यूम की दोनों की रेशियो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो εr के इक्वल आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। आगे बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक हो गया, ये भी आपने कर लेना है। आगे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी बुक में डेफिनेशन है, और यही रिलेशन जो है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपने शो करना है। ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के दरमियान में। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर बाय, बेटा ये तो आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक्सरसाइज लिख देती हूँ। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज, ये भी आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट इट्स यूनिट, बेटा ये मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताया था कि ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वो E = -ΔV/ΔR है। इसी तरह से आप इसके यूनिट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए मैंने आपको बता दिया 4 प्रॉपर्टी के पॉजिटिव से नेगेटिव पे एंड होता है। जहाँ पे क्लोज होती हैं वहाँ पे फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होती हैं, जहाँ पे फार अपार्ट होती हैं वहाँ फील्ड लाइन वीक होना शुरू हो जाती है। वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपने डिस्कस करनी है। डिफाइन कैपेसिटेंस, ऑल्सो डिफाइन इट्स यूनिट, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बतानी है और उसका यूनिट बताना है। डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज वो हाई पॉजिटिव के पास जाएगा या लो नेगेटिव के पास जाएगा। तो बेटा खुद सोचे, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ नहीं जाता, तो मैं ऐसे कह लूँ ये हाई रीजन के पास जाएगा, हाई पोटेंशियल के पास जाएगा। तो यही आपने इसका आंसर बता देना है। ठीक है, ये भी आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी आपने अच्छे से कवर करने हैं। डिफाइन कैपेसिटेंस एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये मैंने अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। स्टेट गाजेस लॉ, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ये भी बेटा मैंने आपको भी करके दिखाया है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये आपने खुद करना है, ये आपसे हो जाएगा, सारा डेरिवेशन बेस्ड है। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन मेथड, ये भी बेटा आपका ना आता आपको हो जाएगा कवर, यानी ये आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से। कुछ न्यूमेरिकल देखें, एग्जाम्पल 12.6 इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल कौन से 12.3, 12.4, 12.6, 7, 10, 12 एंड 13। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है।